समझ लीजिए कि बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा, अब कोई पीछे नहीं रहेगा। सरकार खटारा गाड़ी को 15 साल इजाजत नहीं देती है महोदय, कोई गाड़ी को 15 साल से ज्यादा चलने का। इस बार बिहार की जनता ने भी मन बना लिया है कि 20 साल वाली खटारा सरकार अब बिहार में चलेगी नहीं, रिपीट नहीं होगी। मैं बिहार में देख पा रहा हूं, जो आंकड़े देख रहा हूं, जो नंबर्स देख रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है। बिहार में लोग बदलाव चाहते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? मेरा नाम है राजेश महापात्र। आप में से कुछ लोग शायद मुझे सुने होंगे, देखे होंगे अलग अलग चैनल पे अर्थनीति, अर्थव्यवस्था और राजनीति के ऊपर चर्चा में शामिल होते हुए। कुछ हफ्ते पहले हमने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। आज तक वहाँ पर हम अंग्रेजी में अर्थव्यवस्था को लेकर और अर्थनीति को लेकर और जियोपॉलिटिक्स को लेकर हमने चर्चा किया है। हमने अलग अलग विशेषज्ञों को बुलाया है, बातचीत की है। लोगों को अच्छा लग रहा है जिस तरह से हम चर्चा करते हैं, सारे मसलों का गंभीरता में जाते हैं और कुछ एक अलग तरीके की प्रस्तुति की प्रयास में रहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम हिंदी में ही हमारे हिंदी भाषी मित्रों के लिए कुछ अलग सीरीज शुरू करें। तो वही प्रयास का आज एक आप देख रहे हैं। इस सीरीज को हम बुलाने जा रहे हैं चुनावी गणित। चुनावी गणित, अब ये राजनीति के ऊपर फोकस रहेगा, लेकिन ज्यादातर चुनाव के ऊपर, जो होते हैं उनके ऊपर फोकस रहेगा। तो चुनावी गणित कहें तो आज के समय पर किसके बारे, कहाँ के बारे में हम बात करेंगे? बहुत मुश्किल नहीं है गेस करना। आप सही सोच रहे हैं, बिहार के बारे में। अब तो हर जगह बिहार का खबर मंडरा रहा है, अलग अलग तरह के वहाँ पर इशू है। और चुनावी गणित, ये स्पेशल सीरीज का शुरुआत हम आने वाला बिहार चुनाव को नजर रखते हुए शुरू करते हैं। और इसीलिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में एक खास मेहमान, अमिताभ तिवारी, जिनको कि आप देखे होंगे, सारे टेलीविजन चैनल में ये छाए रहते हैं। इनका वोट वाइप करके एक इन्होंने संगठन बनाया है। एक समय में ये बैंकर हुआ करते थे। इनको एक कीड़ा काटा जो चले आए राजनीति का विश्लेषण करने के लिए। तो अमिताभ जी कुछ दिनों से अलग अलग राज्य का ब्यौरा कर रहे हैं और वहां पर क्या उलझान आ रहा है, लोगों का मूड क्या है, उसको स्टडी कर रहे हैं और लगातार वो एक के बाद एक सर्वे ला रहे हैं। तो मैं आप और अमिताभ जी के बीच में ज्यादा देर रहना नहीं चाहता हूं। अब आइए उनको सुनते हैं। अमिताभ, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्ते सर, थैंक यू। बिहार में जो होने वाला चुनाव है, वहां क्या हवा चल रहा है, वहां का हालचाल क्या है, बताइए। देखिए, बिहार इस बार भी पिछली बार की तरह एक कांटे की टक्कर की ओर अग्रसर हो रहा है। पिछली बार लोगों को रिकॉल करने के लिए दोनों ही गठबंधनों के बीच में, यानी महागठबंधन और एनडीए के बीच में सिर्फ 12,000 वोटों का फासला था और एनडीए को 125 और महागठबंधन को 110 सीटें आई थी। 122 इज द मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। तो कांटे की टक्कर थी। इस बार भी हमारे सर्वे में अभी तक एक कांटे की टक्कर ही दिख रही है। पिछले 5 सालों में बदला क्या है बिहार में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने 2 बार पलटी मारी। तो जीते वो एनडीए के साथ, फिर वो महागठबंधन में चले गए, इंडिया ब्लॉक के फाउंडर मेंबर्स में रहे और जस्ट चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, वो एनडीए में उन्होंने घर वापसी कर ली। अब यहाँ पर एक तीसरे फोर्स, यानी प्रशांत किशोर जो जन स्वराज पार्टी है, उसकी एक एंट्री हुई है। तो एक थर्ड फोर्स दिख रहा है। और चिराग पासवान की पार्टी जो पिछली बार अलग से लड़ी थी, सिर्फ जेडीयू के खिलाफ, यानी लगभग आधे सीटों पे लड़ी थी, इस बार वो अभी तक तो एनडीए में है।
20 साल की एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी है, तो एक नाराजगी, डिसकंटेंट लोगों में है। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा बनकर के उभर रहा है। बीजेपी के सपोर्टर्स में से कई लोग चाहते हैं कि बीजेपी अपना खुद का चीफ मिनिस्टीरियल फेस अनाउंस करे। तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर की रेस में आगे हैं, लेकिन एनडीए के पास कहीं ना कहीं एक कंबाइंड लीडरशिप है, नीतीश कुमार, चिराग, जितिन राम मांझी, सम्राट चौधरी इत्यादि, जिसकी वजह से उनके पास एक कंबाइंड लीडरशिप है, जबकि महागठबंधन में एक लीडर लार्जली दिख रहा है। दोनों के पास एक डेडिकेटेड वोट ब्लॉक्स है 32 से 35% का, जो कि उनको ही वोट करेगा लार्जली। तो अभी भी चुनाव में टाइम है, क्योंकि हाइपर लोकल सीट बाय सीट चुनाव होगा जैसा पिछली बार हुआ था, और कैंडिडेट अनाउंसमेंट, सीटों का गणित, जातियों का गणित उन सीटों का। ये चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक क्विक रिकैप जो आपने कहा। बिहार में लगभग 8 करोड़ मतदाता हैं, 243 विधानसभा सीट में ये चुनाव होने जा रहा है, और 2 बड़े बड़े ब्लॉक हैं। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ जो एनडीए जो अभी शासन में है, और एक इंडिया ब्लॉक है, और तीसरा एक प्लेयर है, वो है प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी। और ये तीसरा ब्लॉक जो है ये पिछले बार भी था, लेकिन उसका फेस कोई और था। वो थे चिराग पासवान, जो अलग लड़ गए थे बाहर होकर, जिन्होंने कहीं कहीं जेडीयू का वोट काटा, कहीं कहीं आरजेडी का वोट काटा, और इस बार भी लगता है वो वाला खेल जो है, वो वाला रोल जो है ज्यादातर जनसुराज पार्टी शायद उसका होगा, क्योंकि चिराग पासवान अभी एनडीए में शामिल है। यहाँ पर ये खेल है, और जैसे आपने कहा कि पिछले बार भी कांटे का टक्कर था। एक ब्लॉक को 125 सीट आए थे, दूसरे ब्लॉक को 110 सीट आए थे। इस बार भी कुछ ऐसे ही होते हुए नजर आ रहा है, और इसीलिए सीट बाय सीट लोकल समीकरण, हाइपर लोकल आपने कहा इलेक्शन होगा, जाति समीकरण और डेमोग्राफिक्स की कैसे खेल होता है वो है। तो चलिए, अब आपका जो सर्वे था उसमें जो मोटे मोटे तौर पे जो आंकड़े हमें मिले उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल मेरा ये है कि आपका ये सर्वे से एक साफ तौर पे आ रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग है। उसके ऊपर जो आंकड़े हैं उनका थोड़ा सा आप विश्लेषण करिए, और ये एंटी इनकम्बेंसी कास्ट, डेमोग्राफिक्स, एज ग्रुप के हिसाब से किस तरह से बढ़ता है उसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। तो देखिए, अगर नीतीश, पहले तो किसी भी चुनाव में 4 लेवल्स ऑफ एंटी इनकम्बेंसी होती है सर। एक है चीफ मिनिस्टर, दूसरा सरकार यानी चीफ मिनिस्टर प्लस कैबिनेट, तीसरा एमएलएस, और चौथा जो ब्यूरोक्रेसी या सरकारी मुलाजिम या ऑफिशियल्स कह लीजिए आप। तो नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ नाराजगी है। लगभग 48% लोग कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग है। अब 48% लोग कह तो रहे हैं, लेकिन ये एंटी इनकम्बेंसी स्प्लिट हो जाती है कहीं ना कहीं। महागठबंधन को 36% जा रहा है, और 12% जा रहा है या 10% के करीब जा रहा है जनसुराज को। यानी एंटी इनकम्बेंसी तो है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी वोट स्प्लिट हो रहा है महागठबंधन, ये इंडिया ब्लॉक एंड जनसुराज में। एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा होना कोई जरूरी नहीं है कि विपक्ष चुनाव जीत जाए, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो कैंपेन कैसा करता है, और वो उन मुद्दों को उठा पाता है कि नहीं, उस एंटी इनकम्बेंसी को एक्सप्लॉइट कर पाता है कि नहीं। अगर आप एज वाइज देखेंगे तो युवाओं में 18 से 24 और 25 से 34 ये जो एज ग्रुप है, जो कि लार्जली आज अनएम्प्लॉयमेंट झेल रहा है या पलायन करता है, या जो एग्जाम्स बार बार कैंसिल हो रहे हैं, सरकारी नौकरियां वहां पे नहीं है, इन सब इश्यूज को झेल रहा है जो युवा वर्ग है। तो युवा वर्ग में एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है, और सपोर्ट फॉर महागठबंधन ज्यादा है। वैसे ही जैसे जैसे आप मिडिल एज और सीनियर सिटीजन्स की तरफ मूव करेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी कम होती जाती है, प्रो इनकम्बेंसी बढ़ते जाती है। करेक्ट। आपके सर्वे में ये भी पाया गया है कि
इश्यूज के ऊपर जो सर्वे आपने किया है कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है, और खाली सबसे बड़ा इशू नहीं है, उसके बाद जो इशू है वो बहुत फासला बहुत ज्यादा है। माने लगभग 42% लोगों ने कहा है सबसे बड़ा इशू अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट? जी, तो और लगभग जाहिर है 49.5% लोगों ने कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट, और जाहिर है वो यूथ को अफेक्ट करता है, और जाहिर है वो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का इशू के लिए वो सरकार को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, राइट? जी, और क्योंकि 20 साल से अगर नीतीश कुमार सीएम है तो जवाबदेही नीतीश कुमार की रहेगी। ऑफ कोर्स वैलिड है ये आपकी बात। और बिहार एक बहुत यंग डेमोग्राफिक स्टेट है। 25 साल से कम वहां पर 50% आबादी है। 18 से 35 साल जो एज ग्रुप है उसमें 60 से 65% आबादी आती है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको ज्ञात है ही कि भाई पर कैपिटा इनकम के हिसाब से सबसे लोएस्ट है बिहार आज भी, ठीक है। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके भी बेटा बेटी पुत्र वधु बेरोजगार हैं, तो उनपे भी इसका इम्पैक्ट है, ठीक है। तो यूथ जो है उसके हिसाब से बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। ओवरऑल भी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और वो यूथ जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव या महागठबंधन में अपना एक आउटलेट, अपना एक भविष्य का नेता देख रहा है। और कुछ लोग प्रशांत किशोर को भी एक ऑल्टरनेटिव मान रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी जो ये अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है उसको बहुत बढ़ चढ़ के उठाया है। तेजस्वी यादव ने समहाउ जो 4-5 लाख जॉब्स क्रिएट हुए थे जब 17 साल उनकी सरकार थी नीतीश कुमार के साथ, जब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो उसका क्रेडिट समहाउ तेजस्वी यादव ने ले लिया है, जिसकी वजह से भी युवाओं का रुझान जो है वो महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक की तरफ है। महिलाओं का क्या आपको अंदाज लग रहा है? देखिए, महिलाएं ट्रेडिशनली तो नीतीश कुमार का एक स्ट्रांग वोट बैंक रही हैं। बहुत सारे स्कीम्स हैं उनकी, जीविका दीदी, साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन और अब प्रोहिबिशन खास करके, तो और अब उन्होंने 50% रिजर्वेशन भी अनाउंस किया है महिलाओं के लिए कुछ कैटेगरी ऑफ जॉब्स पे। तो महिला एक उनका स्ट्रांग वोट बैंक रहा है, और सबसे बड़ा कारण उसका रहा है स्ट्रांग लॉ एंड ऑर्डर। एक कहीं ना कहीं एक परसेप्शन जो नीतीश कुमार के सुशासन बाबू का है वो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है। हालांकि क्योंकि रिसेंटली लॉ एंड ऑर्डर के बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये जो महिला स्ट्रांग वोट बैंक था नीतीश कुमार का, कहीं ना कहीं उसको एक चोट पहुंची है, एक धक्का लगा है। और महिलाओं में भी कहीं ना कहीं अब ये सोच उभर रही है कि शायद नीतीश कुमार की सरकार के अंडर में जितना लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग माना जाता था उतना लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग नहीं है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, अभी तक बिहार सरकार ने कोई कैश इनकम सपोर्ट स्कीम अनाउंस नहीं करी है। अब महाराष्ट्र और दिल्ली में जहां पर एनडीए की सरकार है, जहां पर कैपिटा इनकम बिहार से 5 गुना 8 गुना है, वहां पर एनडीए कैश डोल बांट रही है महिलाओं को। लेकिन बिहार जो सबसे गरीब राज्य है वहां पर कोई कैश इनकम सपोर्ट नहीं है, जबकि महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक ने कर्नाटक की तर्ज पे 2500 रुपए पर गरीब महिला को देने का वादा किया है। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं महिलाओं के वोट बैंक में थोड़ी बहुत सेंध मारने में कामयाब रही है इंडिया ब्लॉक। तो अब चलते हैं, ये बात हो गई महिलाओं के ऊपर एक सवाल मुझे पूछना है। कहीं ना कहीं मैंने देखा था शायद, ये जो पलायन की जो समस्या है, जो बेरोजगारी के चलते पलायन हो रहा है और कहीं ना कहीं महिलाओं को पूरा घर का भार अकेले संभालना पड़ता है, उसको लेकर भी महिलाओं के बीच में असंतोष है। क्या ये भी आपके सर्वे में कहीं ना कहीं पकड़ में आ रहा है? हाँ, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया है। और अगर आपको ध्यान हो तो बिहार में वुमेन टर्नआउट पुरुषों से 5-6% अधिक होता है। So this is largely because of पलायन, क्योंकि मर्द जो हैं वो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, गरीब हैं, वो वापस नहीं आ सकते सिर्फ वोट डालने के लिए,
और महिलाओं के ऊपर घर का पूरा भार रहता है, बच्चों की पढ़ाई इत्यादि। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं एक जो असंतोष है, क्योंकि गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि 2020 के बाद पलायन कम हुआ है या रुका है, ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति तो अभी है नहीं बिहार की। हम जान रहे हैं वो स्थिति क्या है, हम और आप जान रहे हैं, क्योंकि पर कैपिटा इनकम इंडिकेटर्स या एचडीआई इंडिकेटर्स में कोई खास ऐसा मूल चूल परिवर्तन अभी भी देखने को नहीं मिला है। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं एक डिस्कंटेंट ग्रो होना शुरू हो गया। महिलाओं की बात हो गई, युवा की बात हो गई, अब थोड़ा सोशल क्लासेस पे चलते हैं। तो हम कास्ट पिकअप पे बाद में जाएंगे, पहले जो है मुसलमानों को लेकर, क्योंकि बिहार में एक बड़ा तबके का वोट संख्या जो है वो मुसलमानों का है, और कई सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पे मुस्लिम वोट डिसाइसिव होता है, और मुस्लिम वोट कंट्रोवर्शियल भी हो गया है अब की बारी, क्योंकि ये जो पोल रोल्स का जो रिवीजन चल रहा है, कई लोगों को ये है कि भाई इसमें हो सकता है कई जगह डिलिबरेटली ऐसे वोटर्स को डिलीट किया जा रहा है जिनका वोट विपक्ष के साथ है। तो लेकिन क्या सचमुच मुसलमानों का वोट बड़े पैमाने पर विपक्ष के साथ है? क्योंकि एक समय था कई मुस्लिम संप्रदाय के कई लोग जो है नीतीश कुमार को वोट देते थे। तो नीतीश कुमार यानी जदयू को लगभग 20% मुस्लिम सपोर्ट मिलता था, बट वो वाजपेयी एरा में था, यानी 2005 से करके 2014 तक। मोदी एरा में, यानी जब से नीतीश कुमार मोदी एरा में एनडीए के साथ जुड़े हैं 2017 के आसपास, तब से नीतीश कुमार की जेडीयू को सिर्फ 5 से 8% मुस्लिम सपोर्ट मिलता है। पिछली बार लगभग 75% मुस्लिम आबादी ने महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक को वोट किया, लेकिन एक डिसेंट नंबर ने एआईएमआईएम को भी वोट किया था, और एआईएमआईएम भी 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, खास करके सीमांचल रीजन में, जिसको एक बड़ा कारण कहा जाता है महागठबंधन की हार का के लिए 2020 में। तो इस बार अब एआईएमआईएम ने पेशकश कर दी है कि भाई महागठबंधन में आप मुझे इंक्लूड कर लें, नहीं तो फिर बाद में मत बोलिएगा कि मैं मुस्लिम वोट काट रहा हूं। तो मुस्लिम वोट्स के लिए एक जगह पे इंडिया ब्लॉक क्लेम कर रही है, एक जगह पे एआईएमआईएम भी है, और अब प्रशांत किशोर की भी एंट्री हो गई है उसमें। क्योंकि अगर सोशल ब्लॉक्स देखें कि कौन से ऐसे सोशल ब्लॉक्स हैं जो प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला आएगा आपको अपर कास्ट, स्वर्ण जाति, क्योंकि उनको दिखता है कि 35 साल बाद एक स्वर्ण चीफ मिनिस्टर सिर्फ जनसुराज ही दे सकती है। और एक यंग मुस्लिम्स में भी एक जो असंतोष है मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को लेकर के, क्योंकि कहीं ना कहीं आरजेडी पर यह एलिगेशन है कि टॉप लीडर्स में मुस्लिम लीडरशिप नहीं है, करेक्ट, तो जिसको एआईएमआईएम ने पिछली बार भुनाया भी है। तो मुस्लिम्स में इजीली 50% से ऊपर अभी इंडिया ब्लॉक की तरफ सपोर्ट है, लगभग 10 से 12% जनसुराज को सपोर्ट है, 8 से 10% एनडीए को भी रहेगा, और एक बड़ा तबका जो है वो अनडिसाइडेड है, लगभग अगर असाउद्दीन ओवैसी इंडिया ब्लॉक के साथ आ जाते हैं तो शायद वो वोट शिफ्ट हो सकता है, वो कंसोलिडेट हो सकता है। लेकिन एक बात जरूर यहाँ ध्यान रखने वाली है कि जहां जहां भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पिछली बार एनडीए जीती। तो जैसे अगर पूर्णिया ही देख लें तो पूर्णिया में एनडीए ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही, या अगर आप मुस्लिम इन्फ्लुएंस सीट्स देखें जो हैवी सीट्स हैं, 32 सीट्स हैं, उसमें 18 सीटों पर एनडीए जीती थी, क्योंकि पोलराइजेशन भी वहां पे काम करता है। तो गठबंधन में अगर आएंगे तो एक काउंटर पोलराइजेशन भी हो सकता है, काउंटर पोलराइजेशन होता है, और कुछ जगह इन सीटों में से मुस्लिम वोट बटे भी थे पिछली बार, राइट? ओके, ना आपका जो सर्वे है ये जो एंटी इनकम्बेंसी का खास करके एक समझ में तो आता है कि सबसे ज्यादा जो आपने स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी बोला है 48.5% है, और वो एंटी इनकम्बेंसी का सेंस सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय में है जो 53% आपका सर्वे दिखा रहा है।
और एक वर्ग है जिसमें उतना ही हाई है, वो है दलितों का वर्ग, 53%। शायद पिछले चुनाव के समय ये उतना हाई नहीं रहा होगा। तो इसका कारण क्या हो सकता है कि बड़े पैमाने पे दलित वर्ग जो है वो खुश नहीं है नीतीश कुमार से? देखिए, इसमें दो बातें हैं। दलित वहां पर लार्जली, अगर आप इस बार का कास्ट सेंसस या सर्वे जो भी बोले, तो लगभग 20% है, जिसमें 15% महादलित है और 5% पासवान जाति है जो एलजेपी को वोट करती रही है। अब कहीं ना कहीं ये जो 15% महादलित वोटर है, वो लार्जली नीतीश कुमार को पहले सपोर्ट करता रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही महादलित कैटेगरी क्रिएट करी है, कैटेगरी बनाई है उन्होंने। महादलित कमीशन की जो रिपोर्ट थी 2007 में, मुझे लगता है उसको एक्सेप्ट किया और उसके रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया था। तो ये एक बात है। अब 2020 के चुनाव में भी दलित सपोर्ट महागठबंधन का 10% बढ़ा था 2015 के चुनाव के कंपैरिजन में। संविधान खतरे में है, अगर आपको ध्यान हो तो 39-1 था लोकसभा में एनडीए के फेवर में 2019 में, वो इस बार 30-10 हो गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं संविधान खतरे में है, काफी जो नैरेटिव है वो भी चल रहा है। और एक और जो बात निकल के आ रही है कि ये जो प्रोहिबिशन है जो लागू हुआ है, अल्टीमेटली हम जानते हैं कि भाई वो इतना इफेक्टिवली लागू नहीं हो सकता है। तो जो इलीगल शराब वगैरह की जो के कारण जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, उसमें जो कंजम्पशन की वजह से जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है वो इस कैटेगरी से आ रहे हैं लार्जली लोग। जबकि बड़े बड़े फिश जो हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो इलीगल ट्रेडर्स हैं, वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, और बेचारा गरीब जो कंज्यूम कर रहा है वो कहीं ना कहीं फंस जा रहा है। तो ये भी एक मुद्दा निकल के आ रहा है कि जिसकी वजह से नाराजगी जो है वो दलित समाज में एनडीए सरकार के खिलाफ इस बार हो सकती है। हालांकि 5-6% जो चिराग पासवान के पास है वोट, वो एनडीए में रहते हैं, तो वो एक एज, वो एक बफर प्रोवाइड करता है एनडीए को दलित समाज में। आपके ये सर्वे और एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता है। एक तरफ जब हम नीतीश कुमार का एंटी इनकम्बेंसी लेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी सबसे कम जो है वो सवर्ण उच्च वर्ग में है, अपर कास्ट के बीचों बीच है। लेकिन जब हम एमएलए को लेकर एंटी इनकम्बेंसी देखते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी सबसे ज्यादा अपर कास्ट और ओबीसी के अंदर है। करेक्ट? तो अगर तो इससे इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है कि पार्टियों को अपना जो अभी एमएलए है उनको बदल डालें तो उससे अलायंस को फायदा होगा, या उसके बावजूद भी नीतीश कुमार का जो एंटी इनकम्बेंसी है वो हावी रहेगा, इसीलिए ना केवल आपको एमएलए बदलने पड़ेंगे, हो सकता है आपको एक नया फेस भी प्रमोट करना पड़ जाए। देखिए, सीएम चेहरे के ऊपर बिहार में 5 से 10% लोग ही वोट करेंगे अल्टीमेटली। आपको ध्यान होगा लोकसभा 2024 में प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे सिर्फ 10% वोट पड़े थे, यानी जो हाईएस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर किसी बंदे के लिए प्राइम मिनिस्टर का चेहरा 10% लोगों के लिए था। तो ये तो एक लोकल चुनाव है, यहाँ पे कम ही होना चाहिए, चलिए उसके आसपास मान सकते हैं वो नंबर होगा। तो लोकल कैंडिडेट के ऊपर सारा खेल हो जाता है, या फिर पार्टी सिंबल के ऊपर खेल होता है। अब स्वर्णों में नाराजगी अपने एमएलए के खिलाफ, क्योंकि अल्टीमेटली रिप्रेजेंटेशन की बात है। जो स्वर्ण समाज पहले चीफ मिनिस्टर और मेजॉरिटी ऑफ कैबिनेट पोजीशंस होल्ड करता था बिहार में, आज 35 साल के बाद वो रुतबा समाज का नहीं है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम लोगों से पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार को बीजेपी का सीएम या एनडीए का सीएम घोषित करना चाहिए या नहीं, वैसे 35% लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार को सीएम घोषित नहीं करना चाहिए। और जो आप बात कह रहे हैं उसमें ज्यादातर अपर कास्ट लोग हैं, क्योंकि अपर कास्ट बीजेपी वोटर ये कह रहा है कि जब सीटें कम हो गई नीतीश कुमार की
71 से 43, जब आज एक उनके हेल्थ के ऊपर सवाल है और आज कैबिनेट में 1:2 का रिप्रेजेंटेशन है लगभग बेस्ड ऑन एमएलएज है, तो अब भी क्यों नहीं बीजेपी अपना सीएम चेहरा घोषित करती? तो एक अपर कास्ट में नाराजगी है कि बीजेपी अपना सीएम घोषित करे या सीएम चेहरा घोषित करे, वो भी स्वर्ण समाज से आए। और क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है, वो ट्रांसफर में इश्यूज हो सकता है जो पिछली बार भी था, और वो एक आउटलेट कहीं ना कहीं कुछ लोग इसमें से प्रशांत किशोर को भी देख रहे हैं, तो उसकी तरफ भी रुझान हो जा रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपके यहाँ पर मुझे लगता है 33% के करीब करीब लोगों ने कहा कि बीजेपी को अपने कैंडिडेट चुन लेना चाहिए। लेकिन जब आपने पूछा कि चीफ मिनिस्टर के लिए किसको आप चुनोगे, तो जो बीजेपी का जो सबसे बड़े दावेदार हो सकते हैं सम्राट चौधरी, उनको मात्र 4% लोगों ने कहा कि ये सीएम लायक है। तो अब यही तो ये खिचड़ी हो गया। इनमें से बहुत सारे लोग प्रशांत किशोर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर एनडीए के पार्ट नहीं है। तो क्योंकि डाइकोटॉमी है ना, जब उसी सवाल में 25% लोग कह रहे हैं कि नीतीश को ही सीएम होना चाहिए, उसने अच्छा काम किया है, 25% लोग कह रहे हैं कि नीतीश बीजेपी की मजबूरी है, बीजेपी के पास लीडर नहीं है, और 35% लोग कह रहे हैं इनको हटाना चाहिए। अब यानी बीजेपी के 50% लोग नीतीश को सीएम चेहरा देखना चाहते हैं, ईदर फॉर गुड वर्क और ड्यू टू मजबूरी, क्योंकि बीजेपी के पास लीडर नहीं है। तो जब हम सीएम चेहरा पूछ रहे हैं लोगों से, क्योंकि नीतीश कुमार का अपना एक 12 से 15% का बेस है, और बीजेपी का भी 50% वोटर नीतीश को ही सीएम देखना चाहता है, इधर ड्यू टू मजबूरी और ड्यू टू गुड वर्क डन। और क्योंकि जैसा आपने कहा, हाईलाइट किया कि बीजेपी पिछले 20 साल में अपना कोई ऑल्टरनेट लीडरशिप खड़ा नहीं कर पाई है, कोई ऐसा कैरिस्मेटिक लीडर, तो बीजेपी का चेहरा कोई है नहीं। तो जब सम्राट चौधरी की भी बात होती है तो वो 4%, क्योंकि उनकी जाति लगभग 2.5% है वहां पर। उनके कंपैरिजन से तो चिराग पासवान जो है वो 9.4% आपके सर्वे में दिखा है। हाँ, क्योंकि चिराग पासवान ना सिर्फ 5% पासवान समाज, बट एक यूथ सेगमेंट को भी केटर कर रहे हैं, क्योंकि आज बिहार एक लीडरशिप वैक्यूम की तरफ बढ़ रहा है। करेक्ट। पोस्ट नीतीश एरा में कौन होंगे वो लीडर? तो महागठबंधन के पास लीडर है तेजस्वी यादव, एलजेपी एक लीडर है चिराग पासवान, थर्ड फ्रंट आप या थर्ड फोर्स कह लीजिए प्रशांत किशोर भी एक लीडर है, यंग लीडर में, ठीक है। आई मीन पॉलिटिक्स के हिसाब से तो यंग ही है, लेकिन बीजेपी के पास वो चेहरा नहीं है। बीजेपी और जेडीयू, यानी कि एक तरह से इंडिया गठबंधन माइनस चिराग पासवान डू नॉट हैव अ फेस, यंग चेहरा नहीं है जो फ्यूचर बिहार के पॉलिटिक्स को केटर करे। ये गैप इतना जल्दी फिल भी नहीं होगा, नहीं हो सकता। तो एक तरह से ये एक इम्बैलेंस बिहार के राजनीति को कैसे शेप करेगा आने वाले दिनों में, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है और इसको देखना पड़ेगा। चलिए, ये अच्छा आपने हमें जानकारी दी, और 2-3 चीजों के ऊपर हम लोग बात करके हमारे चर्चा को समाप्त करेंगे। एक चीज ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, जो आपने सुशासन की बात कही। अक्रॉस द बोर्ड जो है लोग डेवलपमेंट के लिए कहते थे कि नीतीश कुमार और बीजेपी लेड गवर्नमेंट हमेशा परसेप्शन था कि बेटर रहता है, लेकिन आपका इस बार का सर्वे में जो बताया गया है वहां पे थोड़ा मार्जिनल एज इंडिया महागठबंधन को है, कि महागठबंधन 36.1% थिंक दैट कि महागठबंधन जो है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ बिहार के लिए बेहतर है, वो उनके ऊपर भरोसा करते हैं। उसके कंपैरिजन में एनडीए के लिए 35.4% है, हल्का सा गैप है लेकिन पीछे ही है। जनसुराज 10% और बाकियों की बात छोड़िए। तो ये जो एक थोड़ा सा परसेप्शन बदला है महागठबंधन के फेवर में, क्या ये तेजस्वी फैक्टर है या ये ज्यादा पुश फैक्टर है कि लोग एनडीए से त्रस्त होके अभी कहते हैं कि नहीं इंडिया ब्लॉक शायद बेहतर करेगा? देखिए, नंबर्स लगभग बराबर ही हैं, आप मानिए 35-36% के करीब है, ठीक है। अब पिछली बार भी दोनों का ही वोट शेयर 37%, लगभग 37% ही था। अब ये इसलिए आ रहा है क्योंकि दोनों के कोर वोट ब्लॉक्स हैं,
जो जैसे महागठबंधन का मुस्लिम यादव समाज 32% आबादी और एनडीए का अपर कास्ट प्लस ईबीसी प्लस महादलित लगभग, ठीक है। तो दोनों के वोट ब्लॉक्स बहुत स्टिकी हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे दोनों ही अलायंसेस का नाम लेते हैं कि भाई डेवलपमेंट के लिए कौन अच्छा है बिहार के लिए। हाँ, लेकिन एक बात जरूर जो हुई जो जो आप भी पॉइंट आउट कर रहे हैं जिस तरह कि यंग ऑडियंस जो है, जिसने लालू का एलिजेड जंगल राज देखा ही नहीं है, वो तो नीतीश वर्सेस नीतीश ही कंपेयर करता है, करेक्ट। अब ये में काफी क्लियर है कि नीतीश के फर्स्ट दोनों टर्म, पहला और दूसरा अच्छा था, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन तीसरे और चौथे में वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे रहे हैं। कभी वो महागठबंधन, कभी वो एनडीए, कभी वो महागठबंधन, कभी वो एनडीए। पलटू राम का उनको एक तगमा लग गया है। और जब 20 साल वर्सेस 15 साल जब लोग कंपेयर करना शुरू करते हैं, तो आज भी कई सारे इंडिकेटर्स हैं जहां पर बिहार एट द बॉटम है। कुछ भी नहीं, एचडीआई में इट इज एट द बॉटम। जब एनडीए काफी गर्व से ये बात कहती है कि बिहार इज अमंग्स द हाईएस्ट ग्रोइंग जीडीपी स्टेट्स, तो वो लो बेस इफेक्ट है, आपको पता ज्यादा है मेरे से, करेक्ट। लो बेस इफेक्ट है और कई सारे स्टैटिस्टिक्स भी बड़ा सस्पेक्ट है बिहार। ठीक है, सही भी है, तो लो बेस इफेक्ट है। और एक नंबर और है कि 2005 में जब राबड़ी देवी हारी थी, उस वक्त बिहार की पर कैपिटा इनकम 1/3 ऑफ नेशनल एवरेज थी। आज 20 साल बाद भी 1/3 ऑफ नेशनल एवरेज है। तो कुछ लोग इस पे सवाल उठाने लगे हैं कि ये जो नीतीश मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, ये है भी क्या डेवलपमेंट हुआ है? ऑफ कोर्स हुआ है, ठीक है, लेकिन कंपैरेटिवली जब भी ग्रोथ की बात होती है तो कंपैरिजन किया जाता है या तो देश के अन्य राज्यों से या तो पिछली सरकारों से। वो एक मटेरियल इंपैक्ट आज भी बिहार में नहीं दिख रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चरल इश्यूज है। वो आपके सर्वे में दिख रहा है, क्योंकि आपने जैसे कहा लगभग 50% लोग अनएम्प्लॉयमेंट को टॉप इशू माने हैं। उसके बाद सेकंड पे आता है लॉ एंड ऑर्डर, जो लगभग 12.2% है। और जैसे मैंने कहा था, बेरोजगारी के बाद उसके अगला मुद्दा जो है उसमें बहुत फासला है, तो वही कहानी है। लॉ एंड ऑर्डर 12.2%, उसके बाद महंगाई जो है 11% है। और ये इलेक्टोरल रोल को लेकर अच्छा, करप्शन 9.4% है। ये महंगाई के बेरोजगारी के बाद 3 मेन मुद्दे आ गए, करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर, महंगाई। उसके बाद जो उभर के आता है वो है इलेक्टोरल रोल्स। लगभग 4% लोगों ने कंसर्न जताई है इलेक्टोरल रोल्स को लेकर। ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, समरी रिवीजन हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, और जिसको लेकर इतना बवाल खड़ा हुआ है, ये बताइए कि इसको लेकर लोगों के अंदर आपको क्या देखने को मिला और इसका चुनाव के नतीजों के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? तो लोग अभी वेट एंड वॉच मोड में, अगर आप सर्वे के हिसाब से चलेंगे। 35% लोग कह रहे हैं, या 35% लोग आप कह सकते हैं कि जो एनडीए का जो नैरेटिव है कि भाई ये इलीगल वोटर्स को हटाने की कवायद है, तो उस बात पे अग्री कर रहे हैं। लगभग 14-15% लोग कह रहे हैं कि भाई ये एक रूटीन एक्सरसाइज है, ठीक है। तो 50% लोग कह रहे हैं कि इलीगल वोटर्स है प्लस रूटीन एक्सरसाइज है। वहीं 27% लोग कहते हैं कि भाई इसकी जरूरत नहीं थी, और 18% लोग, लगभग 16% लोग कह रहे हैं कि ये इलेक्शन रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने के लिए। तो 50% लोग कह रहे हैं कि भाई रूटीन है, इलीगल वोटर्स के लिए है। 42-43% लोग कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है या ये मैनिपुलेशन के लिए। 7% लोग अनडिसाइडेड, कांट से फ्रेमवर्क है। तो मुझे लगता है कि पब्लिक अभी वेट एंड वॉच मोड में है, क्योंकि जो 65 लाख लोगों के नाम काटे भी गए, और अगर उसको फेस वैल्यू पे लिया जाए तो 22 लाख लोग उसमें से मृत हैं, और लगभग 35 लाख लोग या कुछ लोग परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, ऐसा इलेक्शन कमीशन का दावा है। अनलेस इसमें से बहुत सारे लोग जीवित हों या
वहीं रह रहे हैं, परमानेंटली शिफ्ट नहीं हुए हैं, तो इसको लेकर के कोई खास नाराजगी लोगों में नहीं रहेगी। देखिए, नाराज कौन होगा? जिसका नाम कटेगा, करेक्ट, वही नाराज होगा ना, जो एलिजिबल वोटर है और उसका नाम काट दिया जाए। अगर मृत है और शिफ्ट हो चुका है वहां से, और ये माने एक समय के लिए कि लार्जली ठीक है ये नंबर्स, गिविंग पीसीआई द बेनिफिट ऑफ डाउट, तो कोई खास नाराजगी नहीं रही। हाँ, अब यहां से 7.24 करोड़ से ड्यू टू डॉक्यूमेंट्स अगर और लोगों के नाम कट जाते हैं तो ये एक इशू बन जाएगा लोगों में, क्योंकि वो पहले तो रोल्स पे थे और जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन उनका नाम अगर खुदा न खास्ता काट दिया जाता है तो लोगों में नाराजगी होगी। तो पहला पॉइंट है कि 65 लाख लोग अगर एक सिग्निफिकेंट चंक जीवित है या वहीं रहता है और इलेक्शन कमीशन ने एरर कर दिया है तो गुस्सा होगा, या आगे अगर लोगों के नाम काट दिए जाते हैं सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, तब ये जाकर के बड़ा मुद्दा बन सकता है। और अभी चालू है, अपडेशन चालू है, इसीलिए हमने शुरुआत में वो अंदाजा आंकड़े बताया था कि 8 करोड़ मतदाता, दरअसल में ये 60 लाख जाने के बाद वो 7.3 करोड़ के आसपास हो गया है, और ये आंकड़ा थोड़ा बहुत बदलते रहेगा। लेकिन अभी तक आपके हिसाब से इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो कहना मुश्किल है। आने वाले जो कुछ हफ्ते हैं अभी ये क्रूशियल होंगे, तब तक देखना पड़ेगा। लेकिन मोटा मोटा कांटे का टक्कर है। पर्सनालिटी लेवल पे तेजस्वी यादव एक क्लियर एडवांटेज नीतीश कुमार के ऊपर लेते हुए दिख रहे हैं, और लड़ाई सीट टू सीट होगी, और हर जगह जाति समीकरण और अलग तरह के जो बैलेंसिंग फैक्टर्स हैं, जनसुराज कहाँ पे किस तरह का कैंडिडेट्स देता है वो भी एक मायना रखेगा। और वैसे कॉन्टेस्ट दिलचस्प होगा। और अभी जैसे लग रहा है कि यूजुअली चुनाव जो है नवंबर पहला हफ्ता तक खत्म हो जाता है, लेकिन ये जो बवाल खड़ा हो गया एसआईआर को लेकर, हो सकता है थोड़ा बहुत आगे जाए। तो मोस्ट लाइकली नवंबर इज द मंथ हम एम कर सकते हैं। यानी कि आज हम अगस्त में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी मुलाकात बिहार को लेकर खास करके और 2-3-4 बार होने का उम्मीद है। इस बात पर बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ। हमारे दर्शकों को ये गुजारिश है कि आपको हमारा अगर चर्चा अच्छा लगा तो हमारे YouTube को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और वापस हमें सुनने को आइए, और आप वापस हमें आपको कुछ बताने की मौका दीजिए। धन्यवाद।